हेलो फ्रेंड, आपका फिर से ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं अपना जो अध्याय कूलिंग सिस्टम चल रहा है उसमें अब तक मैं आपको एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड बता चुका। अब बात आती है कि वाटर कूल्ड के साथ अन्य मौलिक अवयव क्या क्या लगते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि हमें पता होता है कि पानी के फ्लो के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पंप, जिसे अपने बोलेंगे क्या? वाटर पंप। और ये किस टाइप का होता है? इम्पेलर टाइप। सबसे पहले हमें चाहिए क्या? एक वाटर पंप। और वाटर पंप ड्राइव किससे होता है? क्रैंक शाफ्ट पर लगी पुली से। किसके द्वारा होता है? जिसे अपने आम भाषा में क्या कहते हैं? फैन बेल्ट। फैन बेल्ट किससे जुड़ा होता है? क्रैंक शाफ्ट की पुली से। और ऊपर किससे जुड़ जाएगा? वाटर पंप पुली से। इसके साथ हमें एक चाहिए क्या? रेडिएटर। ये मैंने बात कल यहीं रोकी थी कि रेडिएटर हम कल के अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको रेडिएटर के प्रकार, इसकी कार्य सब इसमें बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको कुछ बताने के लिए चाहूँगा कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अभी तक हमने जो दो प्रणालियाँ पढ़ी, कौन सी? वाटर प्लस एयर कूल्ड। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष कूलिंग में आती है? तो अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात होती है कि देखा जाए तो हम एयर कूल्ड होता है उसको सीधा देखते हैं कि हवा आई है उसको ठंडा कर दिया, बट ऐसा नहीं होता। प्रत्यक्ष हम कहेंगे किसको? वाटर कूलिंग सिस्टम को, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से पानी अंदर जाता है, इंजन की हीटिंग को अपने साथ लेता है, वापस रेडिएटर में लेके आता है और उसमें स्थानांतरित कर देता है और पूरा में वापस ठंडा हो जाता है। और वह ठंडा पानी फिर सर्कुलेशन के साथ सिलेंडर में प्रत्येक भागों में पहुंच जाता है और वहाँ की ऊष्मा ये निरंतर एक चेन के रूप में चलता रहता है। तो प्रश्न आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत आती है। तो आपका आंसर होना चाहिए वाटर कूलिंग सिस्टम। और जो एयर कूल्ड होता है वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष। तो इनडायरेक्ट सिस्टम में हमारा आता है एयर कूलिंग सिस्टम। अब एयर कूलिंग सिस्टम के दो प्रकार मैंने बनाए यहाँ, एक बेफल टाइप और एक फिन्स टाइप। अब हमने पहले पढ़ा कि प्रत्येक सिलेंडर के बाहर की ओर इस तरह से फिन्स बनी होती है। सिलेंडर के बाहर इस तरह से फिन्स बनी होती है और इनका डायामीटर ऊपर से नीचे की ओर घटता हुआ होता है। तो सबसे पहले हम फिन्स की बात करें तो फिन्स का यहाँ दिया गया है फिन्स थिकनेस, मतलब फिन्स की मोटाई क्या होती है। तो मोटाई कितनी होनी चाहिए प्रत्येक फिन्स की? 0.5 mm से 1.25 mm तक एक फिन्स की मोटाई होती है। लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ कहलाएगी और ये इसकी थिकनेस। तो थिकनेस कितनी थी? 1.5 mm। अब अपने बात करेंगे लंबाई की। तो लंबाई कितनी रखी जाती है? ये कह रहा है कि इस फिन्स की लंबाई, जो सिलेंडर बोर होता है, सिलेंडर बोर, ये रहा हमारे पास सिलेंडर बोर के डाया के, जो इसका डायामीटर है, मान लेते हैं इसका डायामीटर 50 mm है। तो 50 mm के 1/3 से 1/4 भाग, तो 50 mm का 1/3 या 1/4, 1/4 माने तो इसका आ गया 12.5 mm थिकनेस, मतलब कि मोटाई की फिन्स बनाई जाती है। लंबाई की फिन्स बनाई जाती है। अब इसके बाद अपने देखेंगे रेडिएटर। तो मेरे पास वाइट बोर्ड उपलब्ध न होने की वजह से मैं आपको सारे डायग्राम
न बना करके आपको किताब के माध्यम से ही उनका क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि रेडिएटर की कार्यप्रणाली देखी जाए तो रेडिएटर का क्या कार्य होता है? मुख्य कार्य यही होता है कि जो गर्म पानी होता है उसको ठंडा करना। इस कार्य के लिए रेडिएटर में ट्यूबें लगी होती है और जो ट्यूब किस धातु की बनी होती है? तांबे की। ये मोस्ट मानना कि ज़्यादातर ये प्रश्न पूछा था कि रेडिएटर में बनी हुई नलियाँ में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका होना चाहिए तांबा। इन नलियों के चारों ओर फिन्स लगे होते हैं। इस प्रकार की संरचना ठंडे होने वाले क्षैतिज सतह अधिक हो जाती है। तो मैंने एयर कूल्ड में पहले ही आपको बता चुका, क्योंकि फिन्स किस लिए बनाई जाती है? कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाने के लिए। और कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ाएंगे तो अपने आप वो स्वतः ही ज़्यादा ठंडी होने की दर बढ़ जाएगी। इसी तरह ही वाटर कूल्ड में तो जब पानी गर्म होता है तो उसको भी हमें ठंडा करना पड़ता है। अगर ठंडा करेंगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ऊष्मा को स्थानांतरित करना पड़ेगा। स्थानांतरित करने के लिए हम जिन ट्यूबों में से पानी का फ्लो करते हैं उन ट्यूबों के बाहर की ओर हम कुछ फिन्स बना देते हैं। फिन्स जब ट्यूब के संपर्क में आएंगे तो वो उस ट्यूब की ऊष्मा को अपने अंदर ले लेंगे। अब बाहर से अब हमें पता है कि जो भी गाड़ी देखते हैं उसके रेडिएटर के पीछे की ओर और बिल्कुल इंजन के फ्रंट में एक पंखा लगा होता है। और पंखे का कार्य क्या होता है? वो इंजन के क्रैंक शाफ्ट के द्वारा वाटर पंप को चलाता हुआ ऊपर से उस फैन को चलाया जाता है। उस फैन को चलाते हैं तो क्या होगा? बाहर की हवा को अंदर की ओर खींचेगा। और जब व्हीकल सामने की ओर दौड़ता है, जैसे यहाँ से इस कंडीशन में, तो सामने से हवा का टकराव होता है तो यहाँ से हवा यहाँ क्रॉस होगी, पीछे इसके पंखा लगा हुआ है तो इस फिन्स में से ऊष्मा लेकर पीछे की ओर धकेल देता है और हमारा पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। अब इसके कुछ भाग हैं। सबसे पहले देखा जाए ऊपर वाले भाग को अपने क्या कहेंगे? अपर टैंक। और जिस भाग से हमें कोई वाटर फिल करना है उसको हम केप कहेंगे। वाटर पाइप अपर, ये कौन सी है? जहाँ हम होज पाइप जोड़ते हैं एग्जिट वाले। अब ये ध्यान रखना है कि ठंडा पानी कहाँ से इंजन में प्रवेश करता है? अपर टैंक या लोअर टैंक। और गर्म पानी कहाँ से प्रवेश करता है? अपर टैंक या लोअर टैंक। तो आपका आंसर ठंडे पानी के लिए होना चाहिए कहाँ से प्रवेश करता है? तो लोअर टैंक से। और गर्म पानी रेडिएटर में कहाँ से प्रवेश करता है? तो अपर टैंक से। ये बीच में आ गया हमारा कोर। ये आ गया लीक ऑफ पाइप। ये किस लिए दिया होता है? मैंने कल एक चर्चा की कि जब रेडिएटर में इंजन का तापमान बढ़ता है पानी बॉइलिंग होने लगता है। और जब पानी बॉयल होता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर इस स्थिति में हम यहाँ साधारण केप का इस्तेमाल करें तो ये निकास उस प्रेशर का बाहर नहीं होगा। और नहीं होने की वजह से क्या होगा? जब किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है? वो फट जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा रेडिएटर फट सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बचाव के लिए हम यहाँ एक केप का इस्तेमाल करते हैं जिसे अपने कहते हैं प्रेशर प्लस वैक्यूम केप। मतलब कि यह एक केप दो तरह के काम करेगा। एक तो प्रेशर को एडजस्ट करेगा और इसको वैक्यूम को। प्रेशर कौन सा होता है, वैक्यूम कौन सा था, ये मैं आपको केप अलग से करवाऊंगा। तो पहले इसको देखा जाए तो जब यहाँ से पानी बाहर की ओर जाएगा तो ये जब पानी अधिक होता है तो यहाँ से होता हुआ बूंद बूंद करके इसमें टपक जाता है। पर आजकल नई व्यवस्था कर दी गई है। नई गाड़ियों में आपने देखा होगा अलग से एक बाउल लगा दिया जाता है। उस बाउल से जितना लेवल कम होता है उतना उसमें भर जाता है और बाकी उसमें चला जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात की जाए कि रेडिएटर का हमने कार्यप्रणाली सिद्धांत देख लिया। अब रेडिएटर कितने प्रकार का होता है? रेडिएटर देखा जाए तो साधारणतः दो प्रकार के बनाए जाते हैं। नाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक ट्यूबुलर टाइप और एक हनीकॉम्ब टाइप। अब ट्यूबुलर टाइप और हनीकॉम्ब में क्या अंतर है? साधारण सी भाषा में बता देता हूँ। ट्यूबुलर टाइप मान लेता हूँ मैंने एक ये ट्यूब ली, इस ट्यूब को इस तरह से मैंने घुमा दिया और ये कहाँ कर दिया? लोअर में, ये था अपर में। अब ये पूरा का पूरा भाग क्लोज है, यहाँ इसके साथ फिन्स बनी है और हमने इसको एक टैंक में परिवर्तित कर दिया। यहाँ हमने एक कैप लगा दिया। ये साधारण सा हमारा एक डायग्राम बन जाएगा एक रेडिएटर का। तो ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किए जाते। रीज़न इसका एक ही है कि आप ध्यान से देखें तो यहाँ से जब पानी इसमें आया, इस पूरे पेंदे में भरा पड़ा, यहाँ बाहर निकास नहीं होगा। पानी सिर्फ जो ट्यूब में आएगा वही लोअर टैंक में होता हुआ इंजन सिलेंडर में जाएगा। तो
अब मान लो ये आपकी ट्यूब यहाँ से रुंद हो गई, रुक गई, चौक हो गई, तो क्या ये सप्लाई निरंतर बनी रहेगी? तो नहीं बनी रह सकती। इस कारण इस रेडिएटर कोर का आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम बात करें हनीकॉम्ब टाइप की। अब अगर मैं इन ट्यूबों को इस तरह से लगा दूं, ये देखो, ये मेरे पास बहुत सारी नलियां हैं और इन नलियों को मैंने इस तरह से जोड़ दिया, किससे? लोअर टैंक से। और लोअर टैंक से एक मैंने एग्जिट पाइप ले ली और ये था इसका अपर टैंक, और अपर टैंक में मैंने होज पाइप से इसको भर दिया। तो यहाँ एक देखने वाली बात ये बनती है कि पूरा का पूरा पानी प्रत्येक पाइप में से होता हुआ लोअर टैंक में जा रहा है। तो यहाँ अगर किसी भी स्थिति में एक पाइप चौक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका जो सर्कुलेशन है वो निरंतर बना रहेगा। अब बात है इसको हनीकॉम्ब टाइप क्यों कहते हैं। ये पाइपें हमने ऐसे लगा दी, इसको साथ ठंडे करने की सुविधा के प्रत्यक्ष से इसमें कुछ ऐसी नलियां भी बनाई जाती है, ऐसी नलियां बना दी। तो अचानक से प्रत्यक्ष देखने से हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। तो मधुमक्खी के छत्ते को क्या बोला जाता है? हनीकॉम्ब। अब बात आती है थर्मोस्टेट वाल्व। अब कल भी मैंने चर्चा की थी, प्रत्येक किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक कोई वाल्व का इस्तेमाल किया जाता है। इंजन में बहुता इस्तेमाल होने वाले वाल्वों में से थर्मोस्टेट वाल्व भी एक मुख्यतः वाल्व है। यहाँ हम लिखते हैं थर्मोस्टेट। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अब हम एक बात सोचें, जो थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ उपयोग होते हैं? जहाँ वाटर कूलिंग सिस्टम होगा, न कि एयर कूलिंग में, क्योंकि जहाँ पानी की सप्लाई होगी वहीं कोई वाल्व काम करेगा, एयर का कोई सप्लाई नहीं होता। तो इसका कार्य क्या है? अब मान लीजिए आप यहाँ राजस्थान में रह रहे हो या पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, जहाँ भी रह रहे हो, हमारा यहाँ सामान्यतः तापमान बना रहता है। इस स्थिति में बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं, तो गाड़ी जल्दी से हमारी सामान्य तापक्रम पर आ जाती है। अगर आप मान लीजिए आपको जम्मू जाना पड़ गया, ऐसे लेह लद्दाख इलाके में, जहाँ आपका कूलिंग जो टेम्परेचर था गाड़ी का काफ़ी डिक्रीज हो गया, गिर गया। अब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, तो अगर ये पानी का जो फ्लो था, ये देखो, ये इधर मैं इसको जोड़ दूँ, इसको वाटर टैंक बना दूँ, यहाँ से ये पंखा चल रहा है क्रैंकशाफ्ट की पुली से, ये पानी इसमें से होता हुआ जा रहा है। यहाँ इसने एक थर्मोस्टेट वाल्व जोड़ा। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी कार्यप्रणाली देखी जाए तो काम था इसका कि जब तक इंजन का तापक्रम सामान्य नहीं हो जाता तब तक गाड़ी को थर्मोस्टेट वाल्व बंद रहता है। हम भी जानते हैं, सभी के पास अपना कोई पर्सनल व्हीकल होता है, छोटी सी छोटी बाइक से लेके कार, जीप, मोटरसाइकिल, बहुत से साधन होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे सर्दी में उसको स्टार्ट करते हैं तो 5-10 मिनट के लिए हम साधारण एक्सीलरेशन, जिसे रेस अपने कहते हैं, उस पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म होने का मतलब ये है कि जो उसके पार्ट्स थे उनका जो क्लियरेंस था वो कम हो गया। अब धीरे धीरे चलने से सभी पार्टों में गर्मी आई, गर्मी आने से उनका बीच का क्लियरेंस है वो थोड़ा सा बढ़ गया, और बढ़ जाने से उनको आपस में रगड़ कर चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर दिक्कत नहीं होगी तो हमारा इंजन स्वाभाविक रूप से चलेगा। इसलिए यहाँ बीच में हम एक वाल्व इस्तेमाल करते हैं जिसे अपने नाम दे दिया गया थर्मोस्टेट वाल्व। इसकी थ्योरी से थोड़ी सी पढ़ के बताता हूँ मैं आपको कि यह वाल्व जल शीतलन प्रणाली के इंजन के निकास मार्ग पर लगाया जाता है। यह भी एक मुख्य बात है कि प्रश्न पूछा जाता है कि थर्मोस्टेट वाल्व इस सिस्टम में कहाँ लगा होता है, तो निकास या एग्जिट आउटलेट वाटर पाइप पे लगा होता है। इसी निकास मार्ग में इंजन का गर्म पानी अपर टैंक में जाता है। एक विशेष प्रकार का वाल्व होता है जिसमें ऐसा द्रव्य होता है जो स्वतः 80 डिग्री के तापमान पर भाप के रूप में बदल जाता है। अब यहाँ देखें इसने इसको स्थापित कैसे किया, ये एक प्रकार बताया गया है वाल्व का। सबसे पहले हम वाल्व लगाने का तरीका देखें। हम यहाँ इसको मान लेते हैं एक सिलेंडर जिसमें हमारा इंजन व्यवस्थित था। यहाँ से पानी आया, सिलेंडर में चला गया, यहाँ की उष्मा ली और यहाँ चला गया। अब यहाँ एक बाईपास दे रखा है, ये देखो ध्यान से देखो, एक बाईपास दे रखा है। क्यों दिया है कि जब तक इस सिलेंडर इंजन का तापक्रम 80 डिग्री से कम रहेगा तब तक पानी यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ से होता हुआ बाईपास से वापस सर्कुलेशन इस रोटेशन में
बना रहेगा। तो इस पोजीशन में पानी आपका कहाँ नहीं जाएगा, रेडिएटर में नहीं जाएगा। जैसे ही इंजन आपके स्वाभाविक तापक्रम पर आ जाता है, 80 डिग्री हो जाता है, तो ये वाल्व खुल जाएगा और पानी का सर्कुलेशन इस तरह से होता हुआ टैंक में, लोअर में, और लोअर से होता हुआ इंजन में ये सर्कुलेशन बन जाएगा। अब बात आई वाल्व की। वाल्व दो प्रकार के होते हैं, बेलो टाइप और पैलेट टाइप, या पैलेट को वैक्स टाइप भी बोल देते हैं। एक वाल्व का आपको परिचय दे देता हूँ, बेलो टाइप का। आप यहाँ देखें दो वाल्व के चित्र दिए हुए, एक नंबर 2, यहाँ ये बंद पोजीशन है और यहाँ ये खुले की पोजीशन है। इस वाल्व की जो ये आपको रबर रिंग से दिखाई दे रही है, इसमें एक ईथर नाम का द्रव्य भरा रहता है। हमें पता होता कोई भी चीज़ जब ठंडी होती है तो संकुचित होती है। तो इस दौरान जब इंजन हमारा स्टार्ट नहीं था तो ये संकुचित था, तो इसने खींच करके इस वाल्व को अपनी सीट पे बैठा लिया। और ये पोजीशन कौन सी है आपकी, ये वाली, कि यहाँ इसने इसको बंद कर रखा है, पानी को आगे नहीं जाने दे रहा। तो पानी का सर्कुलेशन हमारा ऐसा बना रहेगा। अब जैसे इसका तापक्रम 80 डिग्री आया, इसमें ईथर गर्म हुआ, वेपर बढ़ा, वेपर के दबाव से ये किसी चीज़ को खोल सकता है और ये रास्ता खुल गया। अब इस वाल्व को आप इसकी पोजीशन ये ले लें, तो आप ध्यान से देखेंगे कि जैसे ही रास्ता खुला, पानी का फ्लो आपका ऐसा होता हुआ आगे की ओर निकल जाएगा। इसी तरह पैलेट टाइप में आपके वहाँ क्या भरा जाता है, पैलेट या वैक्स टाइप में वहाँ उसमें मोम भरा जाता है। मोम जैसे ठंडा होता है, पिघल जाता है, किसी चीज़ को चिपका लेता है, और जैसे गर्म होता है तो उस चीज़ को आगे की ओर फैला देता है और फैलाने से वो रास्ता खोल देगा। उसके बाद में मैं बात करूँगा आपके रेडिएटर प्रेशर कैप की। और प्रेशर कैप के बारे में मैंने बताया सबसे इम्पोर्टेंट भाग होता है रेडिएटर का प्रेशर कैप। कभी भी आपके पास अपना पर्सनल व्हीकल हो, उसमें साधारण कैप का इस्तेमाल नहीं करें। कथा भी जरूरत पड़ती है तो जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण करें, क्यों अगर लेवल कम होता है तो आपके रेडिएटर में संकुचन होगा, अगर प्रेशर बढ़ता है तो रेडिएटर फटने का भय बना रहेगा। तो यहाँ मैं आपको 3 पोजीशन दिखाता हूँ वाल्व की। नंबर 1 वाल्व क्लोज, वैक्यूम वाल्व और ओवरफ्लो वाल्व। यहाँ मैं वाल्व को मैंने आपको पहले 2 नाम दिए थे कि वाल्व में 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो वैक्यूम सिस्टम और एक प्रेशर सिस्टम। वैक्यूम में क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है। जैसे सिलेंडर में सक्शन के टाइम क्या होता है, वैक्यूम, और वैक्यूम से हवा क्या होती है, इनलेट से होती हुई सिलेंडर में भर जाती है। और दूसरा प्रेशर, जब हम सक्शन से कंप्रेशन में चलते हैं तो दबाव के साथ हवा संपीड़ित करते हैं, संपीड़न हवा का तापक्रम बढ़ जाता है। अगर उसको कहीं को निकलने का रास्ता हो तो वो बच जाएगा। उतनी हवा का प्रेशर कितना हो जाता है कि इंजन में पावर पैदा हो जाती है। तो इसलिए हम इसके सबसे पहले खुली पोजीशन देखें कि जब मान लेते हैं आपका रेडिएटर क्या था, सबसे पहले हम मानेंगे प्रेशर वाल्व कब काम करेगा, जब आपकी गाड़ी चल रही है, ओवर हीट हो गई है, इंजन का प्रेशर अधिक बढ़ गया और रेडिएटर का पानी उबलने लग गया, वेपर बन गया, वेपर कहाँ निष्कासित होगी। इसलिए ये देखो, ध्यान से देखो, तो ये थोड़ा सा वाल्व ऊपर की ओर उठ गया और यहाँ से एक रास्ता दिया हुआ है ओवरफ्लो का। यहाँ से आपकी जो वेपर बनी थी वो बाहर की ओर निकल गई। ये तो साधारण बात थी कि वेपर बनी थी और निकल गई, वैक्यूम हुआ पैदा, प्रेशर हुआ और बाहर ड्रॉप कर दिया। पर तो जैसे ही प्रेशर नीचे डिक्रीज होगा, कम होगा, प्रेशर कम होते ही ये वाल्व यहाँ आके बंद हो जाएगा। अब आप एक मेरे से उदाहरण समझें कि मैंने कल भी बताया था, एक आप बोतल लीजिए और बोतल को, ढक्कन को थोड़ा सा लूज करके नीचे से दबाव दोगे, जितना प्रेशर डालोगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा। अब आप उसके ढक्कन को बंद कर दे, जैसे हमने इस वाल्व को बंद कर दिया, क्या बोतल वापस खुलेगी? नहीं खुलेगी, बोतल उतनी पिचकी रहेगी। तो यहाँ ये कंडीशन पैदा होती है, अगर ये वाल्व खुल जाता है और इसी के साथ ये वापस वाल्व नहीं खुलता जो वैक्यूम वाल्व मैंने दिया है, तो आपका रेडिएटर पिचक जाएगा। इसीलिए हम इस वैक्यूम और प्रेशर वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। तो धन्यवाद। इसके साथ कल हम नए चैप्टर से थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं कुछ आपके साथ प्रश्न शेयर करना चाहता हूं कि थोड़ा सा जो कूलिंग सिस्टम है उसमें कुछ गत वर्षों में प्रश्न आए हुए थे। तो सबसे पहले आता है प्रश्न कि उबलते हुए रेडिएटर में यदि शीतल जल मिलाया जाए तो क्या होगा। स्पष्ट है, जब कोई चीज़ ओवर हीट होती है, जब उसमें कुछ ठंडी चीज़ मिलाती है तो क्रैक आते हैं। यहाँ देखते हैं कौन सा है कि या इंजन शीर्ष का विरूपण या तरेड़। मतलब कि जब कोई चीज़ गर्म होती है, घर में कांच का गिलास होता है, पानी से हम ठंडा करते हैं और अचानक से गर्म चाय डाली जाती है तो गिलास फट जाता है। वही कंडीशन इंजन में होगी। कभी भी गाड़ी का जब तापक्रम बहुत अधिक हो उसमें ठंडा पानी न मिलाएं और समय में बचें, क्योंकि प्रेशर बहुत अधिक होता है।
ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें कि एक बहु सिलेंडर डीजल इंजन की जल शीतलन प्रणाली में वायुमंडलीय वायु प्रवेश करने के लक्षण क्या है। ये 2008 में आया था, 2014 में भी आया था। तो जब आप उसमें फिलिप करते हैं वाटर का या किसी अन्य चीज़ का, तो जब आप कैप खोल देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ वातावरण की हवा प्रवेश कर जाती है। अब आप घरों में कई जगह पानी खड़ा रहता है वहाँ, या एक गिलास मग किसी बाल्टी में अपना पानी भर के 10 दिन के लिए रख दें, तो आप देखोगे उसका रंग बिल्कुल अलग हो जाता है अन्य बहते पानी की बजाय। तो यही आप पूछा जा रहा है कि अगर वायुमंडलीय पानी उसमें प्रवेश कर जाए तो क्या होगा। तो शीतलन का कलर कैसा हो जाएगा, हरा। इंजन के बढ़ाने पर रेडिएटर निर्गम होज पाइप के चिपट जाने का कारण क्या होगा। कि इंजन का रेडिएटर कौन सा निर्गम, मतलब कि आउटलेट पाइप चिपक गया, उसका क्या कारण होगा, क्या होगा कि थर्मोस्टेट कार्य नहीं कर रहा। फिर है दाब युक्त, मतलब प्रेशर कूलिंग सिस्टम में किस प्रकार के रेडिएटर ढक्कन का प्रयोग करते हैं। अभी मैं बता के रहा हूँ कि यहाँ दाबपूर्ण रेडिएटर ढक्कन जो शीतलन के उबाल को रोके। फिर है एक रेडिएटर में जल परिवहन निम्न प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, अपर टैंक से लोअर टैंक, तो यहाँ देखा उच्च टैंक से निम्न टैंक। वाटर कूलिंग थर्मोसाइफन सिस्टम होता है, कैसा होता है, थर्मोसाइफन सिस्टम होता है फोर्स्ड वाटर कूलिंग सिस्टम। तो इस तरह से कुछ आगे एक प्रश्न है क्या, अत्यधिक बेल्ट टेंशन से उत्पन्न होती है, क्या होती है। आपने गाड़ी का देखा होगा कि ज़्यादा आवाज़ कब करती है, जब बेल्ट की टेंशन हम बढ़ा देते हैं तो गाड़ी में एक अलग से खरखराने की आवाज़ आती है, क्योंकि पुली उसको अपनी तरफ खींचती है और बैलेंस नहीं चलने के कारण वो वाइब्रेट करती है, जिसे अपने कहते हैं खटखटाने की, खरखराने की आवाज़ी। इंजन में जल शीतलन प्रणाली विभिन्न प्रकार की है, जल पंप के साथ प्रदत्त जल शीतलन प्रणाली का नाम बताएं। तो यहाँ इसका आंसर आएगा प्रणोदित संचरण प्रणाली, मतलब कि थ्रस्ट सिस्टम। आगे प्रश्न है जी, लंबे चलन के बाद डीजल इंजन का शीतलन हो जाता है, तब निम्नलिखित वाल्वों के जरिए प्रसार को कहा जाता है एक्सपांशन। टंकी से जल का रेडिएटर में प्रदीप प्रवाह हो जाता है। किससे होता है प्रवाह, किससे होता है, वैक्यूम से होगा। चलो धन्यवाद दोस्तों, कल हम कोशिश करेंगे लुब्रिकेशन सिस्टम की। थोड़ा सा आप मेरा सहयोग करें तो हम कल बढ़िया से आपको लुब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाने में सक्षम हो सकेंगे, अगर थोड़ा सा आप कोशिश करें। मुझे पूरा अंदाज़ा है कि आपके एग्ज़ाम तकरीबन जुलाई में होने संभव है। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, आपका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।